हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश अग्रवाल और आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आईटी सेक्टर में डील करता है। आईटी सेक्टर मुझे पहले से ही हमेशा बुलिश पोजीशन में दिख रहा था और आज भी बुलिश पोजीशन में दिख रहा है। जिस तरीके से इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से हर एक सेक्टर, हर एक जगह आईटी की ज़रूरत पड़ रही है, वैसे ही आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जितने भी उसके अदर स्टॉक्स हैं, जितने भी आईटी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स आते हैं, वो भी बढ़ेंगे ही। वो बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि वो उसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट दे रहे हैं, फाइनेंशियल टर्म्स उनके काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक एकदम डंप है जो प्रॉफिट नहीं दे रहा वो भी बढ़ेगा। आप वही स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, वही स्टॉक को चुनिए जो प्रॉफिट दे रहा है आपको, जो टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है, फंडामेंटल उसके काफ़ी अच्छे हैं, वही स्टॉक पे आप पोजीशन लीजिए। ऐसा ही मैंने एक स्टॉक फाइंड आउट किया है जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी फेमस है, ब्रांडिंग इसकी स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अगर आपने स्टॉक ले लिया 1 लाख रुपए का तो आप ये समझिए कि आपने 4% की FD बना दी। 3.25 से 4% तो इसका डिविडेंड यील्ड चलता ही है, जो आना ही आना है आपको साल दर साल। तो आपने एक FD बना दी, आप ये सोच के भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टॉक काफ़ी अच्छी स्टेज में आज खड़ा है। इसने जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया है। अब मुझे लग रहा है ये एक नई न्यू रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। न्यू रेजिस्टेंस का 1200 से 1250, 1200 टू 1250 के आसपास मुझे दिख रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका पहले फंडामेंटल चेक करेंगे, ये कंपनी किस में डील करती है वो देखेंगे और फिर अपन टेक्निकल देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने Skinner.in पे HCL टेक्नोलॉजीज को ओपन करके रखा है। HCL टेक्नोलॉजीज डिविडेंड यील्ड 3.44 चल रहा है, मतलब आपको 3.5% रिटर्न तो देगा ही, एज ए FD रिटर्न तो आपको देगा ही देगा। और जो ग्रोथ मिलेगी वो अलग, और ग्रोथ मिलनी ही है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहा है। इसके क्वार्टर रिजल्ट आप चेक करेंगे, एक आधी क्वार्टर अगर खराब आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, पर ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो ये कंपनी काफी अच्छी ग्रोइंग स्टेज में ही है। ये कंपनी का जो 52 वीक्स लो है वो 880 के आसपास था, अभी करंट इसका है 1100। दैट मीन इसने जो प्रीवियस जो इसके सपोर्ट्स थे, जो प्रीवियस मैं सपोर्ट्स इसके चेक करूंगा 1098 एंड 1080, उसको तो ब्रेक कर ही चुका है। अगर जिसने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, दैट मीन उसे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी कहा जाता है कि इसने प्रीवियस को ब्रेकआउट कर दिया, अब एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। और इसका मेरे को नया ऊंचाई 1200 से नीचे नहीं लग रहा, कम से कम ये 1200 तो टच करेगा ही। ये मैं आपको ये एक Skinner.in में बता रहा हूँ, इसका अपन टेक्निकल भी चेक करेंगे। इसके प्रॉज है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, कंपनी मेंटेनिंग हाई डिविडेंड पे आउट, वो तो दिख ही रहा है हमको। और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, 17% ओवर लास्ट 10 ईयर्स। बाप रे, 10 साल की ग्रोथ 17%, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी है। स्टेबल कंपनी, स्ट्रांग है कंपनी, इससे अपन को ये पता चलता है। फिर भी आप एक ओवरऑल वहाँ पे प्रॉन्स लिखे थे, फिर भी अपन खुद भी एक बार रीड कर रहे थे, क्या सेल्स बढ़ रही है, क्या प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2022 में 22,597 सेल्स थी, अभी 24 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,000 से 5,425 है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। 10% प्रॉफिट, 8 to 10% प्रॉफिट आ रहा है। सेल्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है। एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं, एक्सपेंसेस में कोई फर्क पड़ा है क्या। नेट प्रॉफिट कम हुआ है, इसी रीजन से EPS में भी थोड़ी कमी आई है। एक्सपेंसेस जैसे थे वैसे बड़े हैं, कम तो नहीं हुए, पर हाँ सेल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अपने आप को मेंटेन रख रही है, एज अ सेल्स में, एज अ प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, हर जगह अपने आप को मेंटेन रख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कोई कम नहीं हुआ है, 24 था तो अभी 22 चल रहा है, 1-2% ठीक है। पर ओवरऑल कंपनी का देखा जाए तो सेल्स 10 ईयर्स का काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है। CAGR जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है वो अभी -5 दिख रहा है, पर ओवरऑल CAGR इसका 20% से नीचे नहीं आया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि मुझे आने वाले समय में 20% तो मिलेगा ही। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं वही स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ जिससे मुझे 5 से 10% की ग्रोथ दिख रही है और लॉन्ग टर्म में भी मैं उसे अपनी इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकता हूँ एज ए लॉन्ग टर्म। इसकी मैंने ऑलरेडी 40 क्वांटिटी बाई की है, आज ही बाई किया है मैंने 40 क्वांटिटी। अब अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जाएगा तो मैं और क्वांटिटी बाई करूँगा, नहीं तो मैं 40 क्वांटिटी को होल्ड करूँगा। और मुझे अगर और अच्छा लगा ये स्टॉक, जैसे इसने अपकमिंग डेज में 2 या 3% का अप मूवमेंट्स दिखा दिया, तो मैं उसका फ्यूचर्स बाय करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से 1200 के आसपास ये जाते दिख रहा है, इसलिए मैं इसका फ्यूचर बाय करूँगा।
शेयर उन्होंने इक्विटी ज़्यादा डायल्यूट नहीं किया है। रिजर्व्स इनका काफ़ी अच्छा है, 50,000 से 60,000 के आसपास आ चुका है। लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जिस हिसाब से रिजर्व्स बढ़े इनके। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में दिख रही है। 2761 से अभी 3989 है, मतलब कंपनी के पास कैश काफ़ी अच्छा जमा हुआ है। मे बी कंपनी बहुत जल्दी डिविडेंड देगी या बहुत जल्दी आपको बोनस भी इशू कर सकती है, क्योंकि रिजर्व्स भी अच्छा है, ऑपरेटिंग कैश भी इनके पास जमा हो रहा है। तो इससे एक अनुमान लगा सकता है कि कंपनी जनरली जब भी ऐसा कुछ होता है तो डिविडेंड या न्यू एक्विजिशंस करती है, या कंपनी को क्यों कुछ और करना होगा तो वो करेगी, अदरवाइज वो आपको डिविडेंड या बोनस इशू करेगी। बोनस मुझे लग रहा है कि शायद ही इशू करे, पर डिविडेंड इसके बहुत जल्दी मिल सकते हैं अपन को। बोनस से रिजर्व्स और नेट कैश फ्लो से बोनस का कोई लेवा देवा नहीं है। बस मैंने बोनस इसलिए आपको कहा कि जिस तरीके से एचसीएल टेक्नोलॉजी बोनस देती है हर 5 या 7 साल के अंदर, उस हिसाब से मैंने कहा। प्रमोटर्स होल्डिंग एकदम स्टैटिक है। एफआईएस जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अदर कंपनीज में भी उन्होंने स्टेक डिक्रीज किया है, पर डीआईएस ने स्टेक बढ़ा लिया है, तो ओवरऑल मैनेज भी ली है। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। अक्सर मैंने ये स्टॉक देखे हैं, अक्सर हर जगह मैंने ये एक पॉइंट नोटिस किया है कि जहाँ भी पब्लिक होल्डिंग कम होती है वो स्टॉक बढ़ता है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी वही हुआ। रिसेंटली थोड़ी सी पब्लिक होल्डिंग कम हुई है। तो ये था फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल में अपन ने क्या देखा। अपन ने देखा प्रॉफिट ठीक है, सेल्स भी ठीक है, पब्लिक होल्डिंग कम हुई है और कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। तो ओवरऑल जो सिनारियो अपन को क्या समझ में आ रहा है, अपन को सिनारियो ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक ठीक है, 5 to 10% शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही। लॉन्ग टर्म में मुझे कम से कम 20% तो यहाँ से दिख ही रहा है। 5 to 10% शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में 20%, उसके ऊपर भी जा सकता है। पर मैं कम इसलिए बताता हूँ कि उतना तो मिले। अगर कभी नहीं मिले तो लोग बोलेंगे अरे इसने तो बताया था और आया ही नहीं उस स्टॉक, इसलिए मैं कम बताता हूँ। पर वैसे अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे 50% की उम्मीद है, पर वो मैं इसलिए नहीं बोलता कि 20% मिल जाए तो हाँ इसने जो बोला था वो तो मिला। और अगर आपने इसको ले लिया तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको 4% तो आएगा ही एज ए डिविडेंड, तो कंपनी आएगा ही, देगी। अब कंपनी एग्जैक्टली वर्क क्या करती है, तो आइए अपन कंपनी की वेबसाइट में जाते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी क्या क्या सर्विस देती है। बाबा बाबा, कंपनी तो सब कुछ देती है भैया, क्या छोड़ा इसने? कुछ नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट सारी सर्विस है। डिजिटल बिजनेस में भी है, डिजिटल फाउंडेशन में भी है, ऑपरेशन में भी है, इंजीनियरिंग में है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है, क्लाउड स्मार्ट में भी है, टेक में भी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी है। हर चीज़ में कंपनी का योगदान है। मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बिना बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा लोगों को अगर ये हट जाती है कंपनी, जो हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में एचसीएल टेक्नोलॉजी रातों रात गायब हो जाएगी। ये तो सब चीज़ें आ ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा डाउन मूवमेंट्स कोई भी स्टॉक में अपन को देखने को मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी डूबी गई, वो बर्बादी हो गई या कुछ हो गया उस कंपनी में। डाउन मूवमेंट्स आया मतलब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप ये कभी भी समझिए, जो अच्छी कंपनी है अगर वो डाउन होती है तो उसे बाइंग कीजिए। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो हर साल दर साल या हर क्वार्टरली वो लोग अपना स्टेक खरीदते हैं। जैसे आज उन्होंने 1% स्टेक खरीदा, तो इसका मतलब नहीं उन्होंने जनवरी में 1% स्टेक कर लिया तो अब वो चुप बैठ गए, नहीं। अब वो मार्च अप्रैल में फिर 1% खरीदेंगे। ऐसे करके वो एक 1% बढ़ते हैं और वो एंडिंग में मिलता है कि ये बंदे की इस कंपनी में 4% 8% हिस्सेदारी है। वो 1% खरीदता है, उसको तो मालूम है ये स्टॉक बढ़ने वाला, तो आज ही खरीद 10%। नहीं, वो देखता है कि जो उसने एनालिसिस किया है वो सही है क्या। अगर वो सही है तो वो और उसे ऑब्जर्व करता है। ऐसे करके 3-4 बार ऑब्जर्व करता है, फिर रुक जाता है। आप कोई भी बिग प्लेयर्स को उठा के देख लीजिए, वो इसी तरीके से बाइंग करते हैं। जैसे कि अपनी कंपनी के वेबसाइट्स में जाके देखा कि कंपनी किस में डील करती है, फंडामेंटल्स रीड किया। अब अपन जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स में। टेक्निकल चार्ट्स में मैंने गैन थ्योरी एंगल लगा के रखा है 45 डिग्री में, और एज ए गैन थ्योरी ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। गैन थ्योरी के हिसाब से इसने सपोर्ट्स वहीं जहाँ इसको सपोर्ट्स मिला वहाँ से ये एक बार डाउन आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर सीधा नीचे की तरफ आया। अब इसने इसको सपोर्ट ले लिया और इस सपोर्ट्स को उसने ब्रेक भी कर दिया। ये तो हो गया गैन थ्योरी की बात। ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब मुझे लग रहा है ये क्लियर कट यहाँ से 1280 तो जाएगा ही। एज पर गैन थ्योरी ये 1280 तो टच करेगा ही करेगा। पर अपार्ट फ्रॉम दिस अपन गैन थ्योरी हटा देते हैं एक बार के लिए। अब अपन टेक्निकल चार्ट ड्रॉ करते हैं। टेक्निकल चार्ट में अपन को ये क्या बताता है वो देख लेते हैं। ये आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये वीकली ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की काफ़ी अच्छी सटीक बैठ रही है इसमें। मतलब ये वहीं से 1-2 जगह को छोड़ के वहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करे और वहीं से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे तो ये क्लियर कट यहाँ से अप मूवमेंट्स की तरफ जाते हुए दिख रहा है। एज पर टेक्निकल चार्ट्स भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये मुझे नीचे की तरफ तो नहीं दिख रहा। मतलब डाउन मूवमेंट्स इसका अगर अपन चेक किया जाए, डाउन मूवमेंट्स 1063 है एंड अप मूवमेंट्स
कम से कम यहाँ से 1280 के आसपास है। सही पोजीशन में खड़ा है, अपन को यहाँ पे अपनी पोजीशंस लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी 40 क्वांटिटी बाय कर चुका है। अब मुझे डाउन मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है। अगर ये 1063 के आसपास आता है तो शायद मैं वहाँ से 50-60 क्वांटिटी और बाय करूँ और आइदर फ्यूचर बाय करूँ, और मैं इसे होल्ड करूँगा। फ्यूचर अगर मैं लूँगा भी तो दिसंबर या जनवरी का ही लूँगा, क्योंकि ये शायद कुछ समय वहाँ पे टाइम पास करे और फिर अप मूवमेंट्स में जाए। पर नीचे आने की उम्मीद तो कम लग रही है। धीरे धीरे ही जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, मतलब यहीं से ऐसे थोड़ा सा ऐसे टाइम स्पेंड करते करते फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे यहाँ से पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जब बढ़ेगा तो ये बहुत जल्दी आपको दिसंबर या जनवरी के आसपास ये ब्रेक करते नज़र आएगा। किसको ब्रेक करते नज़र आएगा? 1200, जो मैंने बताया आपको 1280 इसका फर्स्ट है, पर 1200 को ये ब्रेक करते नज़र आएगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि बस कुछ भी नहीं बनाएगा और यहीं पे घूमेगा, ये इस टाइप से ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके ये 1200 के पास आके खड़ा हो जाएगा कुछ समय के लिए अगर होता है, और ऊपर की तरफ गया तो ये तो 1280 में मुझे क्लियर कट लग ही रहा है। तो ये थे मेरे स्टॉक के बारे में बात, ये थे मेरे फंडामेंटल्स के बारे में बात, ये थी जो कंपनी काम कर रही है उसके बारे में बात। जैसे कि आपने देखा, मैंने हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर्स को चेक किया है। जैसे मैंने फंडामेंटल चेक किया, मैंने कंपनी क्या सर्विस देती है वो चेक किया, टेक्निकल क्या है वो चेक किया, डिविडेंड डील कैसा है वो चेक किया। ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि हर एक, जैसे अपने क्लिक करेंगे यहाँ ये राइट ये राइट ये राइट, ये सारे मैंने चेक कर लिया। मुझे अब इसमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 माइनस पॉइंट को छोड़ के 7 पॉइंट्स इसमें पॉजिटिव है। अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी दिखती है तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे पोजीशंस लेनी चाहिए। वहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी अगर है तो बढ़ानी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहिए। तो ये थे मेरी तरफ से HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।